नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, NHMMI हॉस्पिटल नारायणा रायपुर से आपके सामने आज मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ डिस्कस करने के लिए पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवंबर मंथ को हम पैनक्रियाटिक कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में देखते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसके सिम्टम्स और क्या हैं, कैसे इसको जल्दी से हम पहचान कर सकें ताकि आगे ट्रीटमेंट कर सकें। ये हमको मैसेज लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? तो पैनक्रियास को हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो इस ऑर्गन का रोल है कि ये आपको बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस बनाती हैं, जिससे कि आप जो खाना आप ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट किया जा सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये इंसुलिन सेक्रेट करती है जो कि बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट कर सके और आपका शुगर नॉर्मल लेवल पर मेंटेन किया जा सके। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगर पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करता है तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, आपके इंसुलिन सेक्रेशन में प्रॉब्लम होगा कि जो कि डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। मोस्टली ये पेट में स्टमक के पीछे, मतलब स्टमक के पीछे रहता है ये ऑर्गन, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक कैंसर की, तो ये आमतौर पर 1 से 10 लाख लोगों में एक को होता है। ठीक है, मोस्टली इसके टाइप्स की हम बात करें तो ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा कहलाता है, लेकिन कुछ अलग वेरिएंट्स भी होते हैं जिसमें कि सिस्टिक न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की या कारणों की, तो कई बार हम देखते हैं कैंसर में 100% कारण नहीं मिलते हैं हमको, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको। तो अल्कोहल एज सच भी पैनक्रियास को डैमेज करके, उसके फंक्शन को डैमेज करके क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस जैसी एक स्थिति या एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो अल्कोहल पैनक्रियास के लिए काफ़ी डेंजरस है। स्मोकिंग भी इसके कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किसी में अगर ओबेसिटी है तो भी एक पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कई बार हम देखते हैं कि पैनक्रियास का कैंसर फैमिली में रन करता है, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। मतलब ये कई बार आपकी फैमिली में अगर किसी को पहले से पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसमें फैमिलियल पैनक्रियाटाइटिस है, तो आपको ये रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपको एक रेगुलर डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी सिम्टम, कोई भी साइन अगर आ रहे हैं आपके में तो उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। तो फैमिलियल कैंसर्स होते हैं, फैमिलियल पैनक्रियाटाइटिस होता है, वो चीज़ों में आपका कैंसर का रिस्क, पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं कि फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे प्यूट्ज़ेगर्स, जस्ट नाम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सब कैंसर सिंड्रोम्स में भी पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जिसको पहले से क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, जैसे शराब या कोई भी अन्य कारण से अगर किसी का पैनक्रियास वीक हो गया है, वो रेगुलर फॉलोअप या रेगुलर ट्रीटमेंट में है, तो उनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए उनको ज़रूरत है कि एक रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर मेडिकल चेकअप होता रहे, ताकि अगर कोई भी सिम्टम्स या कोई ऐसे साइन डेवलप हो रहे हैं जिसमें कैंसर की संभावना लगती है, तो डॉक्टर उसे जल्दी से जल्द पकड़ सकें और उसका इलाज जल्दी कर सकें। जैसा कि हर कैंसर के साथ होता है कि जितनी जल्दी हम उसके सिम्टम्स या साइन को पकड़ सकें, जितनी अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस कर सकें, उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट होता है, सक्सेसफुल आउटकम होता है। तो अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स की, तो यूजुअली जो पैनक्रियाटिक कैंसर है उसमें जो सिम्टम्स हैं काफ़ी लेट आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी छोटी से छोटी समस्या लग रही है और लग रहा है कि वो सिग्निफिकेंट है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं। आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो आप वैसे ही एक रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में रहें। किसी को थकान होना, सिम्टम्स जनरली यही होते हैं, थकान होना, वेट लॉस होना, भूख का ना लगना। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर जॉन्डिस की संभावनाएं बढ़ जाती है। पेशेंट को जॉन्डिस मतलब आंखों का पीलापन, पेशाब का पीलापन, ये सिम्टम्स आने लगते हैं। शरीर में खुजली होना, ये सब सिम्टम आने लगते हैं। हो सकता है किसी को डायबिटीज़, अब ये रीसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ हो, ओल्ड एज हो,
तो भी उनमें एक संभावना रहती है कि कहीं ये पैनक्रियाटिक कैंसर तो नहीं है जिसकी वजह से आपको रीसेंट डायबिटीज़ हो रहा है, या हो सकता है आपको शुगर है पहले से कंट्रोल्ड चल रहा था लेकिन अचानक से अभी शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो भी ये एक अर्ली पैनक्रियाटिक कैंसर का लक्षण हो सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जैसे कि ये हमने बताया कि ये पैनक्रियास जो है वो पेट का एक हिस्सा है, तो जैसे जैसे अगर बीमारी बढ़ती है तो फिर ये अलग अलग और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे पेट में पानी आना, पेट का फूल जाना, ठीक है। जैसे बीमारी बढ़ेगी ये सब सिम्टम्स आएंगे, और अगर एडवांस डिजीज़ है तो फिर ये कैंसर आपके दूसरे ऑर्गन्स, लंग्स, बाकी चीज़ों को इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम आपकी बढ़ा सकता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उस हिसाब से इलाज आगे ले सकते हैं। अब हमने सिम्टम्स की बात करी, नेक्स्ट स्टेप होता है डायग्नोसिस। कोई भी पेशेंट जिसमें हमें सस्पिशन है, सिम्टम्स हैं, अगर हमको उसको डायग्नोस करना है कि कहीं उसको पैनक्रियाटाइटिस तो नहीं, तो पहले तो हम एक साधारण जो ब्लड टेस्ट होता है वो करते ही हैं, पीलिया तो नहीं है, LFT टेस्ट करते हैं। उसके बाद इमेजिंग की बात आती है, तो जैसे सोनोग्राफी है, CT स्कैन है या MRI है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जिसके द्वारा पैनक्रियास का अध्ययन करके उसमें कोई अगर ऐसा लीजन दिख रहा है तो उसको पकड़ा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ पैनक्रियाटिक मार्कर्स होते हैं, जैसे कई बार कई कैंसर्स के हम देखते हैं ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, तो एक पैनक्रियास का भी एक मार्कर है जिसको हम CA19-9 बोलते हैं। ये ब्लड टेस्ट के द्वारा अगर ये इसकी रिपोर्ट बढ़ी हुई आती है तो एक अंदेशा जगाता है कि ये पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। उसके साथ साथ ज़रूर CT स्कैन, MRI, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो लीजन या पैनक्रियास में कोई गठान, सूजन, ये सब चीज़ को अच्छे से देखा जा सकता है। डायग्नोसिस की हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर ऐसे कोई गठान है तो कई बार हमको वहाँ से टिश्यू निकाल करके, बायोप्सी निकाल करके कंफर्म करना होता है कि ये गठान कैंसर की है, या कई बार कुछ और कारणों से भी हो सकती है। जैसे अगर पैनक्रियास में कोई गठान है तो ज़्यादातर ये कैंसर का लक्षण होता है अगर आप ओल्ड एज में हैं, लेकिन कई बार ये लिम्फोमा होती है, मतलब ब्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लिम्फ नोड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, TB की प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस, तो ये सब भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं अगर पैनक्रियास में कोई गठान है। दो ये रेयर कॉजेज़ हैं लेकिन ये ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं और इनका ट्रीटमेंट अलग है, तो इसमें हम बायोप्सी का रोल इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस करने के लिए। तो बायोप्सी या तो सोनोग्राफी के थ्रू हो सकती है, अल्ट्रासाउंड के गाइड थ्रू हो सकती है, CT स्कैन के थ्रू हो सकती है, या फिर थ्रू हो सकती है। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक प्रेफर्ड मेथड है। ये एंडोस्कोपी प्रक्रिया है जिसमें कि एक एंडोस्कोपी ट्यूब के डिस्टल एंड पे, उसके सिरे पे एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है जिससे हम पेट के अंदर जा कर के पैनक्रियास को क्लोजली वॉच करते हैं, जहाँ पे गठान है तो हम डायरेक्ट उसको विजुअलाइज करके, डायरेक्ट देख करके नीडल के माध्यम से बायोप्सी करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कि ये कैंसर है या कोई कारण है, ताकि उसका आगे प्रॉपर इलाज हो सके। तो इसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और डायग्नोसिस को कंफर्म करना क्योंकि कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जब पेशेंट को पीलिया होने लगता है, बीमारी बढ़ी हुई होती है, तो कई बार हमें ERCP की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कि पित्त की नली पैनक्रियास के बिल्कुल पास होती है, और जब पैनक्रियास का कैंसर बढ़ता है तो पित्त की नली को रुकावट पैदा करता है जिसकी वजह से जॉन्डिस होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमको पित्त की नली में कुछ एक टेम्पररी बाईपास, मतलब वो एक प्लास्टिक पाइप या मेटल पाइप ऐसा डाल करके उस बाईपास को, उस जॉन्डिस को खोलना पड़ता है, जिसको ERCP बोलते हैं, जो कि जब ज़रूरत है तो की जा सकती है एंडोस्कोपी के माध्यम से। एक बार अब हमने अगर डायग्नोसिस कर लिया है, बायोप्सी को हमने कंफर्म कर लिया है और हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पैनक्रियाटिक कैंसर है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। तो जैसा कि हमने बोला कि जितना जल्दी हम बीमारी को पकड़ते हैं उतना ही सफलतापूर्वक हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जिसके द्वारा उस पैनक्रियास के हिस्से को जिसमें ट्यूमर है उसको पूरा बाहर कर दिया जाए। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि
बीमारी को जल्दी पकड़ा जाए। एक बार बीमारी बढ़ गई या ट्यूमर का साइज़ बढ़ गया, वो आसपास के हिस्सों या खून की नसों या फैल जाता है, तो फिर सर्जरी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में हम मरीज़ को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं सर्जरी करके भी। तो ऐसी स्थिति में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ये सब की ज़रूरत पड़ती है। कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर सेल्स को दबाया जाता है, उनको मारने की कोशिश की जाती है। वही काम रेडियोथेरेपी का भी होता है, तो जिसके द्वारा, और आजकल नई कुछ इम्यूनोथेरेपीज़ और ये सब अवेलेबल हो गई हैं, जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस कर रहा है, तो इन सब का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो एज सच पैनक्रियाटिक कैंसर है तो एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक हिस्सा है, जिसमें आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं, सर्जन भी हैं, कीमोथेरेपिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट वो हैं, रेडियोथेरेपिस्ट हैं। तो ये सब मिलकर ही हम डिसीजन करके आगे ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, टाइमली डायग्नोसिस हुआ है, सर्जिकल मार्जिन क्लियर है, सर्जरी के द्वारा पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल गया है, तो फिर ये अच्छे रिजल्ट्स देता है लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर कैंसर बढ़ गया है तो फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कई बार पूरा डिजीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम के बाद वापस बीमारी बढ़ती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में कैंसर डायग्नोस हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट के बाद अगर हम बात करें तो बचाव एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए। तो हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि हर बीमारियों से ही बचा जाए, ताकि ये सब चीज़ों का सामना ही ना करना पड़े। तो बचने के लिए कुछ ऑप्शंस जो हैं वो नशे से बचना, मतलब जैसे मैंने बोला अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये हर चीज़ कोई रिस्क फैक्टर है, तो इन सब से बचाव ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। ओबेसिटी मतलब मोटापा खुद एक रिस्क फैक्टर है पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए, तो ज़रूरी है कि आप मोटापे से बचें। तो बात कर रहे थे मोटापे की। मोटापा से बचना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट प्रॉपर रखें, हरी सब्जियाँ सलाद प्रॉपर खाएँ, अपने शुगर को कंट्रोल रखें। साथ ही साथ ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पैनक्रियास के रिलेटेड आपको ऑलरेडी है, तो ज़रूरी है कि कोई भी अगर नया सिम्टम आपको डेवलप हो रहा है, जैसे कि अगर भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, आपका शुगर कंट्रोल ख़राब हो रहा है, आपका शुगर फ्लक्चुएट करने लगा है, जो कि पहले नियमित रेगुलर रहता था, तो ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टरी सलाह लें। तो ये एक अर्ली पैनक्रियाटिक कैंसर के साइंस हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि हम अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस करें ताकि उसका प्रॉपर आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। इसी के साथ अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है पैनक्रियास से रिलेटेड, तो भी आपको होने का ये रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई फैमिली हिस्ट्री है तो भी आप एक रेगुलर डॉक्टरी सलाह लेके एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी नया सिम्टम या कोई भी नया साइन कभी भी लगता है तो उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके आगे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो आपको सही समय पर मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको एक बेसिक नॉलेज ज़रूर देगी। अगर आप कोई भी ऐसा पैनक्रियाटाइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। आप अपने डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेते रहें, ये भी मेरा एडवाइस रहेगा, आपको एक नियमित फॉलो करते रहें। साथ ही साथ अगर आप पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, कि कंसल्ट भी करना चाहते हैं और कहीं दूर भी रहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से भी नारायणा हेल्थ के थ्रू जोड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।